नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे खास चर्चा का प्रोग्राम। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे अधिक जमीन किन संस्थाओं के पास है? आप कहेंगे सेना, रेलवे। जी हां, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर सबसे अधिक जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। और बोर्ड की जमीन इस रफ्तार से बढ़ रही है कि जल्दी ही वो दूसरे या फिर पहले नंबर पर भी आ सकती है। लेकिन बात जमीन की मात्रा की नहीं, बल्कि इसके इस्तेमाल में भ्रष्टाचार और विवादों की है। अब वक्फ बोर्ड में सुधार की चर्चा है तो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन कई लोग और संस्थाएं इसे वक्त की जरूरत बताकर इसका स्वागत भी कर रहे हैं। तो आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे अपने बेहद खास और जानकार मेहमानों के साथ। लेकिन पहले देखते हैं कि आखिर इस सुधार की सख्त जरूरत पड़ी क्यों। दरअसल कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में 40 संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद संसद में वक्फ संशोधन विधेयक लाने की तैयारी है। तो सरकार की मंशा है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन के जरिए उसमें पारदर्शिता लाई जाए। बोर्ड की शक्तियां कम होने से बोर्ड का फायदा गरीब मुसलमानों और महिलाओं को होगा, जो लंबे समय से वक्फ बोर्ड में संशोधन की मांग भी कर रहे थे। वक्फ बोर्ड की बढ़ती शक्तियों ने जमीनी मसले में पेचीदगी बढ़ाई है। एक बार कोई जमीन वक्फ के पास चली जाती है तो उसे पलट नहीं सकते। सरकार संशोधन के जरिए ऐसी ही पेचीदगी को दूर करना चाहती है ताकि गरीब मुसलमानों को न्याय मिल सके। वक्फ बोर्ड में संशोधन पहले भी हुआ है। साल 2013 के संशोधन ने वक्फ बोर्ड की शक्तियों में काफी इजाफा किया। नतीजा यह हुआ कि बोर्ड में गरीब लोगों की सुनवाई कम होती है और बोर्ड में पारदर्शिता की गुंजाइश भी नहीं बची। बोर्ड भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। सरकार ऐसे मसले को संशोधन के जरिए हल करना चाहती है, जिसका अब स्वागत किया जा रहा है। तो वक्फ बोर्ड में सुधार का ऑल इंडिया सूफी सजाद नशीन काउंसिल समेत कई इस्लामिक जानकार भी पुरजोर स्वागत कर रहे हैं। तमाम दरगाहें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आर बिलोंग टू द दरगाह, और हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं वक्फ के। दरगाहें विक्टिम है एक तरह से इस वक्फ एक्ट के जो हमें परेशानियाँ उठानी पड़ी हैं। तो मेरा मानना ये है वक्फ एक्ट के अंदर अमेंडमेंट होना चाहिए। हम सरकार से डिमांड करते हैं, और जो लोग बिना वक्फ अमेंडमेंट बिल को पढ़े कौम को मिसलीड कर रहे हैं, उनको अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए। एक जिम्मेदारी को समझना चाहिए। सरकार का सहयोग करें, अच्छी चर्चा करके एक अच्छा बिल लाइए। मुसलमानों के हितों से जुड़ा हुआ मामला, प्लीज़ इस पर राजनीति ना करें। वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ, ये है। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर्स भी है। मैंने एक जगह वक्फ कर दी अपनी कि भाई मेरी ओनरशिप से निकल के खुदा की ओनरशिप में चले गए। ये वक्फ हो गई। ये जिस पायस चैरिटेबल काम के लिए उसी में रहेगी। वक्फ ये होता है, डेडिकेशन हो गया। तो ये तो हम वो प्रॉपर्टी हमेशा वक्फ रहेगी। झगड़ा मैंने कहा ना वहीं होता है कि कल को किसी की प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर कर दी, उसने डेडिकेट नहीं किया, नोटिफाई हो गई, अब वो लड़ता रहे मुकदमे, पूरी उम्रें निकल जाती है। कई की पीढ़ियाँ, दूसरी पीढ़ी आ गई, तीसरी पीढ़ी आ गई। हमारे सामने ऐसे मुकदमे चले आ रहे हैं। नीचे की अदालत से होते होते सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गए। 1 साल अगर निकल गया नोटिफिकेशन को, वो चैलेंज नहीं कर सकता, लिमिटेशन बार हो गया। ये खामियां हैं। तो बिल्कुल अनलिमिटेड पावर्स नहीं होनी चाहिए। अभी जो देश में बहस छिड़ी हुई है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेके बहस छिड़ी हुई है कि वक्फ एक्ट बिल को लेके एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है कि वक्फ एक्ट बिल जो है दैट इज़ अ एंटी मुस्लिम। एक्चुअली हमारा कहना ये है, हमारी जो संस्था ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कि जब तक कि हम बिल को पढ़ ना लें तब तक हमें उस पर कोई राय देने का अधिकार नहीं है। अगर कोई सरकार को हम लोगों ने यही सुझाव दिए है कि एक तो जो मौजूदा वक्फ है उसमें एक जो दरगाह हैं उनका एक कहना ये है कि दरगाहों के रिप्रेजेंटेटिव उसमें शामिल नहीं होते हैं वक्फ बोर्ड में। तो उन दरगाह के रिप्रेजेंटेटिव्स को वक्फ बोर्ड की बॉडी में शामिल किया जाए और हमारी बात को भी कहने का हमें अधिकार मिले। तो ये वक्फ एक्ट बिल के जो सकारात्मक पहलू हैं हम उनका स्वागत करते हैं। और अमेंडमेंट की बात जो है, अमेंडमेंट समय समय पर आते रहें। अभी भी अमेंडमेंट आता है तो कोई उसमें बुराई नहीं है। अगर इसके अंदर कोई खामी होगी तो हम सरकार को अपना सुझाव देंगे कि इसको दूर किया जाए, इस कमी को दूर किया जाए। और जो अच्छे सुझाव हैं सरकार के, अगर सरकार इसमें पारदर्शिता लाने का प्रयास कर रही है तो हम उसका स्वागत करते हैं कि वक्फ बिल में पारदर्शिता आनी चाहिए और लोगों को सही रास्ता और वक्फ की जो संपत्तियाँ हैं, वक्फ का जो फ़ायदा है वो आम मुसलमान को और देश के नागरिकों को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। वक्फ बोर्ड को एम्पावर किया जाए तो ये आम इंसान जो है, जो आम
मुस्लिम जो हिंदुस्तानी है उसको एक फ़ायदा मिल सकता है कि इसमें जो चेंजेस होने वाली है या इसकी अमेंडमेंट जो होने वाली है वो किसी हद तक, मतलब बहुत हद तक वो सही है। इस बिल के पास होने से एक जो कॉमन इंडियन मुस्लिम है उसको बहुत फ़ायदा मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि इसकी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को पता चलेगा कि वक्फ के पास कितनी प्रॉपर्टी है, वक्फ को कितना पैसा आ रहा है। और दूसरी बात, इसकी रजिस्ट्रेशन जो ये बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन डीसी या कलेक्टर के पास होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि इससे और ही ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी सामने आए। सरकार जो कदम उठाने जा रही है इसमें अमेंडमेंट के लिए, वो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी दिशा में वो होगा और उससे मुसलमान कौम को फ़ायदा ही होना चाहिए। इसलिए कि जब तक कि हम अपनी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का सही से रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, उसका सही से ऑडिट नहीं होगा और सही तरीके से वक्फ को मैनेज नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक जो है वक्फ की पूरे तरीके से हिफाजत नहीं हो सकती है। तो अब सरकार इस सिलसिले में अगर कदम उठा रही है अच्छे तरीके से उसके वक्फ को मैनेज करने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करने के लिए, तो इसमें मुसलमानों को सब्र से काम लेना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। तो जैसा कि आपने तमाम लोगों को सुना, ऐसा लग रहा है कि वक्फ बोर्ड में सुधार की ज़रूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी और इसीलिए सब लोग, ज़्यादातर लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, ये भी बात है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर सुधार की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये सुधार कितने स्वागत के योग्य है, किस तरह से इसका स्वागत हो रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मेजर मोहम्मद अली शाह जी, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, और आगे चल करके हमारे साथ एक और सम्मानित सदस्य जुड़ेंगे, एक गेस्ट और जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर मेजर मोहम्मद अली शाह जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर मेजर मोहम्मद अली शाह जी। सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूँगा और अपने दर्शकों को तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा कि ये जो सुधार की ज़रूरत पड़ी वक्फ एक्ट में, वक्फ बोर्ड में, ये किस वजह से, क्यों ये ज़रूरत महसूस की गई डॉक्टर शाह? की जरूरत पड़ी इसको, इस वक्फ एक्ट को मॉडिफाई करने की। लेकिन ये बात मैं जरूर जानता हूं कि रिफॉर्म्स जो होते हैं ये हमेशा अच्छे होते हैं। रिफॉर्म्स की तरक्की की ओर ले आते हैं, रिफॉर्म में सबका फायदा होता है। और कभी भी हमारे में ह्यूमन नेचर में एक चेंज की रेजिस्टेंस है। कहीं पे भी बदलाव आएगा तो हम रेजिस्ट करेंगे। हमें देखना चाहिए, पहले तो सोचना चाहिए कि जो बदलाव आ रहा है वो किस ओर ले जा रहा है, हमको क्यों हो रहा है, बदलाव क्या है। जो आपने सवाल पूछा, अगर यही चीज, अगर सवाल, इसका जवाब तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैंने तो बदलाव लाया नहीं, जो बदलाव लाए हैं। लेकिन ये बात जरूर मेरे को लगती है, मेरी इंट्यूशन कहती है कि देखिए जो भी बदलाव है हमें रेजिस्ट नहीं करना चाहिए, हमको पहले ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, उसके बाद ही आपको अगर रिएक्ट करना है। अगर आप इसके पक्ष में हैं अच्छी बात है, अगर आप विपक्ष में तो भी अच्छी बात है, क्योंकि डेमोक्रेसी है। और अगर आप विपक्ष में हैं तो क्यों विपक्ष में है, ये आप सोचिए, समझिए, फिर आप रीजन करिए आप। तो बात ऐसी, अभी जब वक्फ एक्ट में एक्ट में जो तब्दीली आई है, देखिए जैसे कि वक्फ का मतलब होता है जैसे कि अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी है कहीं पे, अब मेरे को वो बेचनी नहीं है, ठीक है, प्रॉपर्टी तो है मेरी, मेरे को आपको गिफ्ट में भी देनी, आपको, तो मैं उसको वक्फ कर दूंगा। मतलब यानी कि ना ही वो प्रॉपर्टी मेरी, मेरा कुछ लीगल हक नहीं है उस पर, नहीं आपका हक होगा, मगर मैंने वक्फ कर दी एक स्कूल को, एक मदरसा को, या कहीं पे, तो मैंने तो वो ही इसका चलाएंगे। जैसे कि हमारे एक स्कॉलर ने अभी बोला कि मतलब वक्फ कर दी, मतलब खुदा के नाम कर दी प्रॉपर्टी आपने, तो अभी किसी की नहीं है, आपकी नहीं है, मेरी नहीं है, तो ये है। अब इसमें कई चीजें अच्छी भी हैं और कई चीजें होती हैं जिसका अमेंडमेंट भी होता है। तो अभी जो वक्फ एक्ट आया है, इल्तिजा है, गुजारिश है कि पहले लोग इसको समझ लें। जैसे हमारे चिश्ती साहब ने भी बोला कि बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात कही, बहुत ही अच्छी बात कही कि देखिए जो सुधार किए जाते हैं उसको सबसे पहले देखना चाहिए कि वो सुधार है क्या। और होता क्या है कि कुछ लोग जब विरोध करना शुरू कर देते हैं तो बिना जाने समझे भी वो विरोध करना शुरू कर देते हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ फिरोज वक्त अहमद जी भी जुड़ चुके हैं, फॉर्मर चांसलर हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के। बहुत बहुत स्वागत सर इस चर्चा में आपका भी।
फिरोज सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो वक्फ बोर्ड है उसमें सुधार की जरूरत किन वजहों से महसूस हुई? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हाल में ऐसे भी मामले आए कि तमिलनाडु में एक किसान थे, वो अपने कर्ज को चुकाने के लिए जमीन बेचना चाहते थे, बाद में उनको पता चला कि वो तो जमीन बेच ही नहीं सकते क्योंकि उस पर वक्फ का दावा है। हाँ, देखिए लालचंद्र साहब, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, अच्छी तरह दुरुस्त आवाज है सर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अभी देखिए, मेजर शाह बोल रहे थे, उन्होंने एक बहुत ही यानी सही तरीके से समझाया कि वक्फ क्या होता है, इसका नाम वक्फ क्यों है। अब जो आपका सवाल है मैं उसका जवाब देता हूँ जरूर। उसमें देखिए क्या है कि वक्फ का मतलब है, दो तरह के वक्फ होते हैं। एक तो होता है वक्फ अल्लाह, वक्फ अल्लाह जो शाह ने बताया अभी कि भाई मैंने अपनी प्रॉपर्टी दे दी गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए, गरीबों के स्कूलों के लिए, मदरसों के लिए, या कोई और मस्जिदों के लिए, खानकाहों के लिए, मुसाफिर खानों के लिए, तो वो हो गया वक्फ अल्लाह। एक होता है वक्फ अल्लाह जो अपने बेटों के लिए होता है, अपने खानदान के लिए होता है, उससे कोई मतलब नहीं। ये जो सारा केस है ये वक्फ अल्लाह के लिए है। उसी पे देखिए प्रॉब्लम क्या है, एक मैंने आर्टिकल लिखा रहा हूँ तो काफी अरसे से, ये जो वक्फ का जो लैंड ग्रैब है, ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंड ग्रैब है और सबसे बड़ी डे लाइट रॉबरी है जमीन। अब आप कहेंगे भाई क्यों, आप क्या बात कर रहे हैं? इसकी वजह यह है 9 लाख एकड़ जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। इसलिए है वो इसलिए है कि जो गरीब मुसलमान है, जो बेवा है, ठीक है, जो बच्चा अपने मेडिकल की या अपने इंजीनियरिंग की या किसी और कोर्स की फीस नहीं देना चाहता, जो हिंदुस्तान के किसी अच्छे IIM इदारे में पढ़ना चाहता है हिंदुस्तान के बाद, वो फीस नहीं देना चाहता, ये काम वक्फ बोर्ड का है। अब 9 लाख एकड़ जमीन पे ना तो आप ढंग से किराए ले रहे हैं, ना उनको बेच रहे हैं। हो क्या रहा है, देखिए ये संशोधन बहुत जरूरी था और संशोधन 1864 से लेके मतलब टाइम पे 1954, 55 और अब ये 1995 में, फिर 2013 में भी, 2013 में, और अब लेटेस्ट हुआ है। ये इसलिए जरूरी है कि वक्फ बोर्ड में बहुत करप्शन हो रहा था और वक्फ बोर्ड के जो अफसरान थे, जो उनके लॉयर्स थे, वो क्या करते थे कि वो जमीन औने पौने भाव पे बेच देते थे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कड़वा एग्जांपल है लेकिन फैक्ट है फ्रॉम डे टू डे लाइफ। बॉम्बे में महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने 21.05 करोड़ की एक तकरीबन 5000 मीटर जमीन वक्फ बोर्ड की बेची, किसको? मुकेश अंबानी साहब को, ठीक है। उस जमीन को 2003 में बेची। उस वक्त उस जमीन का जो रेट था, मार्केट रेट, वो 700 करोड़ था। 700 करोड़। अब ये जो 21 करोड़ बेचा, इसमें कितना जेब में गया? बिल्कुल ठीक है, ये खबर हमने भी सुनी थी। मैं लौटता हूं और भी वाकई और इस तरह के बहुत से एग्जांपल दूंगा मैं आपको। जी जरूर, मैं बिल्कुल उन चीजों को जरूर हम आपसे जानना चाहेंगे। आप दोनों के पास मैं लौटूंगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटकर फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। स्वाद से सबको दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सर आप बहुत लकी है कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। स्वागत है। ब्रेक के बाद हम आज खास चर्चा कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के कानून में वक्फ बोर्ड के जो सुधार है और संशोधन का जो प्रस्ताव है जिसकी चर्चा है उसके बारे में, क्या कुछ उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और उस पर क्या अगर किसी का विरोध है तो क्या विरोध है। हमारे साथ डॉक्टर मेजर मोहम्मद अली शाह जी भी जुड़े हुए हैं और साथ में फिरोज़ बख्त अहमद जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शाह, आपके पास मैं ये सवाल लेकर आ रहा हूं कि कई तरह के, अभी जैसे फिरोज साहब भी बात कर रहे थे, कई तरह के विवाद पैदा हो गए, लेकिन ये भी बात है कि ये जो वक्फ बोर्ड है इसको
जिसने भी आपत्ति दर्ज कराई उसमें कोई ये नहीं है कि किसी खास तबके ने, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सभी तबके ने ये विवाद दर्ज कराई कि वक्फ बोर्ड ने यहाँ पर ज़मीन कब्जा कर ली या वक्फ बोर्ड ने यहाँ पर हमारी संपत्ति को कब्जा कर लिया। इस तरह के कई विवाद सामने आए। ये क्या जो मनमाना शक्ति मिल गई, जो हक मिल गया मनमाना, उसकी वजह से ये सब हुआ? जी देखिए, बात ऐसी है, जो 1995 का जो एक्ट था उसमें जो अमेंडमेंट जो अब जाके आ रही है, इसको पढ़ना, लोगों को समझना बहुत जरूरी है। मैंने तो पढ़ी नहीं है, लेकिन जहां तक मैंने सुना है तो मैं एक बहुत ही बैलेंस्ड व्यू लेके चल रहा हूँ जी। कि अभी जब तक मैं पढ़ लूँ नहीं तो मेरे को मालूम नहीं होगा एग्जैक्टली इसमें है क्या। अब देखिए, जब कभी भी असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ AIM के चीफ हैं, वो कुछ बोलते हैं तो लोग भड़क जाते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। मैं इल्तिजा करता हूँ लोगों से कि भाई किसी की भी बहकावे में, भड़कावे में, भाषण में मत आना। बिल्कुल। खुद एक अपना पढ़ो, सोचो, समझो, अपना दिमाग इस्तेमाल करो, आपके पास दिमाग है, और सोचो कि क्या है। आप भड़कावे में आओगे किसी ने भी अपनी राजनीति शुरू कर दी, किसी ने अपनी सियासत शुरू कर दी, किसी ने बोला हम इसको अपोज करेंगे। ठीक है, बेशक करिए, मगर डेमोक्रेसी है। अगर आपको मालूम है आप अपोज क्यों कर रहे हो, अगर आप केवल अपीजमेंट के लिए कर रहे हो, वो बात गलत है। आप बोल रहे हो हम अपोज करेंगे और क्योंकि आपको लगता है ये ऐसा बोलने से लोग आपको के एक तरफ एक अफवाह फैला दोगे कि भाई ये एंटी माइनॉरिटी है, बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ है ये। बिल्कुल बिल्कुल, विरोध करने वाले यही कर रहे हैं। हाँ हाँ, सही बात। हाँ, तो वो डर जो है ना वो बहुत फैलेगा। अच्छा, मुसलमानों के खिलाफ है तो सब लोग डरेंगे इसमें। भैया, जब CA, NCR, NRP जब आया था तो ऐसी जबरदस्त अफवाह फैली थी कि ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ है, और अच्छे लोग, बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग उस अफवाह में आ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ, उन बातों में आ जाते हैं। बाद में जब देखा, नहीं भैया, हिंदुस्तान के मुसलमान को फर्क नहीं पड़ेगा इससे। जैसे कि फर्ज करिए बांग्लादेश में हुआ है, तो ये उनके लिए है, ये बाहर के मुसलमानों के लिए है, पाकिस्तान बांग्लादेश के वहां के माइनॉरिटी के लिए है। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से अब जब ये अमेंडमेंट आया है, ये बहुत जरूरी है कि पहले इंसान इसको समझ ले। ठीक है, फिरोज साहब, जैसे ये कहा जाता है कि मान लीजिए फिरोज साहब की कोई संपत्ति है, वक्फ बोर्ड ने अगर उस पर उंगली रख दी तो अब फिरोज साहब की जिम्मेदारी है कि वो ये साबित करें कि वो फिरोज साहब की संपत्ति है, और वो वक्फ बोर्ड से तभी जीत सकते हैं जब वो वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में इस चीज को साबित कर देंगे। ये जो इतनी असीमित शक्तियां आई जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी दखल नहीं दे सकता, ये क्या 1995 और 2013 के संशोधनों के जरिए ये इतनी असीमित शक्तियां आई? नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला कि ये जो असीमित शक्तियां, अनफेटर्ड जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, वो ताकत इनको दे दी गई। अब मैं बताता हूँ क्यों है। वो इनका एक शेड्यूल है, शेड्यूल 40 का पार्ट बी। उसमें ये कहा गया है कि, और ये 1995 नहीं बल्कि मुझे अगर मैं सही याद पड़ता है 2013 में शायद ये ताकत इनको दी गई थी कि जो वक्फ का कमिश्नर है किसी भी जगह अगर उंगली रख देगा अपनी आपकी जमीन पे, मेरी जमीन पे, ये तो वक्फ बोर्ड की है, अब तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मुझे सही आप कह रहे हैं, वक्त ट्रिब्यूनल में जाके मुझे साबित करना पड़ेगा। ये जो है, क्योंकि तमिलनाडु में ऐसा हो चुका है। तमिलनाडु में अभी जो मामला सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ, तो तमिलनाडु के एक गांव में किसानों के साथ ये हो चुका है। ये हो चुका है, तमिलनाडु में भी हो चुका है, और ये कई जगह हो चुका है, बॉम्बे में भी हो चुका है, हरियाणा में भी हो चुका है, 4-5 जगह हो चुका है। जब ये इसकी मुस्तकिल शिकायतें आने लगी, तब जा करके संशोधन बनाया। अच्छा, एक चीज और है, अभी आप भी कह रहे थे, डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, संशोधन हो रहा है, तैयार नहीं हुआ, पढ़ा नहीं, ना डॉक्टर साहब ने पढ़ा, ना मैंने, ना आपने पढ़ा, लेकिन वी आर वेरी क्विक टू ब्लॉक, टू जस्ट जंप ऑफ द ब्लॉक। तो क्या है, जैसे UCC का हो रहा था, UCC का आया नहीं था कोई ड्राफ्ट, लेकिन शुरू कर दिया, हिंदू मुस्लिम बना दिया, ये मतलब ये मुसलमानों के खिलाफ है, इस्लाम खतरे में है, इस तरह का जो, जैसे अभी नाम आया कर्नाटक का हैदराबाद से वैसी का, बहुत से ऐसे लोग हैं, मतलब जो धर्म के ठेकेदार बने होते हैं। उसमें होता क्या है कि देखिए, मैं जो हूँ, मैं ना टोपी पहने हुआ ना मेरी दाढ़ी है, मगर मैं बगैर टोपी और दाढ़ी का मौलाना हूँ। ठीक है, चाहे मुझे इतना नहीं गर्दाने, लेकिन मैं बताता हूँ
कि हिंदुस्तान का जो कानून है वो ना शरिया का कानून है, ना ही वो कानून जो है कोई हिंदू स्क्रिप्चर से आया है। ये कानून B.R. अम्बेडकर का लिखा हुआ है और सबसे बड़ा दुनिया का कानून है, इस पे हम लोग चलते हैं। तो वक्फ का भी जो कानून चलेगा वो उसी पे चलेगा, और वक्फ के जो अनफैटर्ड, जो अनकंट्रोल्ड पावर्स हैं वो गलत हैं। यानी एक मंदिर को जो 1500 साल पहले का मंदिर है, 1550 साल, अरे उस वक्त इस्लाम भी नहीं था, उस वक्त वक्फ बोर्ड कैसे आ जाता? उसको कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड से मिले। कि इन चीजों से एक तो एक भाईचारा है, मुस्लिम भाईचारा है, जो साझा विरासत है, उसको भी पट्टा लगता है। बिल्कुल, ये भी एक पहलू है, ये भी एक बड़ा पहलू है। मैं लौटूंगा और लौटने के बाद आप दोनों से खास तौर पर इस बात पर चर्चा करूंगा कि ये जो संशोधन प्रस्तावित हैं, इन संशोधनों के होने के बाद खास तौर पर जो गरीब तबका है, मुसलमानों में भी जो गरीब तबका है, उनको इसका किस तरह से फायदा मिलेगा। आप दोनों के साथ इसको चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। काट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। भाई मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है? म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना दे कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वागत है। ब्रेक के बाद हम खास चर्चा कर रहे हैं वक्फ बोर्ड में सुधार की जरूरत पर और क्यों ये जरूरत पड़े और इससे क्या फायदा होगा। मैं सीधे मेजर शाह आपका रुख करता हूं। ये बताइए कि जब ये संशोधन, जैसे कि कई तरह की बातें आई कि उसमें भ्रष्टाचार भी है, संपत्तियों का जो इस्तेमाल है वो बेजा इस्तेमाल होता है, तो ये सब चीजें अगर दूर कर दी जाती हैं वक्फ बोर्ड से, उसमें सुधार करके, तो इसका सीधा फायदा क्या जो गरीब तबका है, मुसलमानों में भी जो गरीब तबका है, उनको इसका फायदा मिलेगा। मेजर शाह जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। जो इसमें करप्शन की बातें आती हैं, जो गलत काम हर जगह होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो हर जगह, ये नहीं केवल वक्फ बोर्ड में, जहाँ पे भी अगर जहाँ पे भी गलत काम हो रहे हैं, अगर उनपे सुधार, उनके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस कर दिया जाए, तो मैं कुछ नहीं दिखता कि इसमें हर्जा कुछ मैं दिखता नहीं इसमें वाकई में। तो ये एक डेवलपमेंट की ओर ही जाएगा, एक रिफॉर्मिटी की ओर जाएगा। तो इसमें जो गरीब तबका है, जो अंडर प्रिविलेज है, उनको फायदा होगा। अगर मैं एक पावर में हूँ, एक पोजीशन में हूँ कि गरीब का हक मार दूं, फर्स्ट मैं ये नहीं कह रहा कि वक्फ बोर्ड मारता है उनका हक या नहीं मारता है, उसके बारे में कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं एक पावर में हूँ और मैं किसी का हक मार रहा हूँ और मेरे ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस अगर हो जाए, तो हर्जा क्या है? कोई हर्जा नहीं है, मैं देख रहा हूँ। अगर एक हवा फैला दी जाए कि ऐसा हो रहा है, ये इनके खिलाफ है, और लोग मानने को तैयार हो जाएं और लोग भड़क जाएं और बहकावे में आ जाएं, तो उसमें बहुत फायदा होगा, उसमें बहुत नुकसान होएगा। सॉरी, फायदा नहीं होएगा, उसमें नुकसान होएगा। बिल्कुल। और राष्ट्र के लिए ये एक रिग्रेसिव स्टेप होएगा फिर। बिल्कुल। फिरोज साहब, आपने पहले सवाल के जवाब में उदाहरण दिया था कि कैसे मुंबई में हुआ था, ऐसे आप और भी तमाम उदाहरण होंगे। ये तो सीधे तौर पर बेजा इस्तेमाल और भ्रष्टाचार का मामला बनता है। अगर संशोधन करके इन सब चीजों को दूर किया जाता है, तो ये तो खुद अगर कहें तो वक्फ बोर्ड के फायदे में है और वक्फ बोर्ड से जुड़े लोगों, मुस्लिम समाज के फायदे में है पूरी तरह से। ये देखिए चंद्र साहब, मसला क्या है यहाँ पे, आपने बिल्कुल सही फरमाया। वक्फ बोर्ड जो बना, ये गरीब मुसलमानों के लिए, बेवाओं के लिए बना, और उन बच्चों के लिए बना जो कि मेडिकल की, इंजीनियरिंग की या कोई अच्छे इदारे में जाने की, IIT में जाने की फीस नहीं दे पाते, हिंदुस्तान से बाहर जाने नहीं दे पाते, ये उनके लिए था। हुआ क्या, जो वक्फ बोर्ड के जो ऑफिसर्स थे, जिनको ईमानदार होना चाहिए था, थरोली ऑनेस्ट टू द कोर, उन लोगों ने क्या किया, उन्हें पता है जमीन है, बिक रही है, किसी को भी बेच दी, किसी भी तबके को बेच दी। वो जमीनें जो इन्होंने बेचनी शुरू करी, उससे क्या हुआ, आपने बिल्कुल सही कहा, गरीब जो मुसलमान है उसको कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। अगर ये संशोधन आता है
तो सब जमीनों को के जो है चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे, उनकी जो है खोजबीन की जाएगी। तो उसमें होगा क्या, बहुत सी चीजें वापस वक्फ बोर्ड को आ जाएंगी, बहुत सी जमीनें वक्फ बोर्ड को आ जाएंगी, जिससे वक्फ बोर्ड के पास पैसा आएगा और उस पैसे से जो है आम मुसलमान का फायदा होगा। अनफॉर्चुनेटली आप ऑफिसर्स को छोड़िए, जो लॉयर्स हैं, हमारे दोस्त है मोहम्मद अतीफ सिद्दीकी, उन्होंने केस किया था, लॉयर्स के खिलाफ केस किया था वक्फ बोर्ड का, लेकिन ये कि कुड नॉट गो अलोंग पे, क्योंकि ये बड़ी मछलियां हैं, आगे तक मैनेज कर लेते हैं। वक्फ बोर्ड को अब संशोधन में एक चीज और ऐड कर दे सरकार कि जो प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि जो वापस वक्फ बोर्ड के पास आनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, दिल्ली की इंटरेस्टिंगली 77% जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड की थी किसी जमाने में, सुल्तानों ने, शहंशाहों ने, सब ने दी के गरीब मुसलमान को फायदा। अब चाहे सीजीओ ले लो, हाई कोर्ट ले लो, सुप्रीम कोर्ट ले लो, दिल्ली सारी वक्फ बोर्ड की है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने भी फ्रिटर अवे किया, इनको एनक्रोच सरकार ने भी किया। फिलहाल ये गरीब तबके तक आनी चाहिए। बिल्कुल फिलहाल वक्त की पाबंदी है। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज साहब जुड़ने के लिए, और साथ में मेजर शाह आपका भी जुड़ने के लिए, इस चर्चा में अपनी बातें रखने के लिए और हमें ये बताने के लिए कि आखिर क्यों ज़रूरत है वक्फ बोर्ड में सुधार की, और इसीलिए संशोधन का प्रस्ताव है। और ये संशोधन बेशक बिल्कुल ये वक्फ बोर्ड के भी हक में है और पूरे मुस्लिम समाज के हक में भी है। तो आज की इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। ₹5,615 करोड़, ये किसी भारतीय